जी स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ने वाले हैं पॉलीसेक्राइड्स। पॉलीसेक्राइड्स जो हैं कार्बोहाइड्रेट की एक टाइप है, ठीक है। पॉलीसेक्राइड में क्या आ जाता है हमारे पास, सबसे पहले हम देखते हैं पॉलीसेक्राइड का मीनिंग क्या है, लेटरल मीनिंग क्या है। पॉली का मतलब होता है मैनी, बहुत ज़्यादा। सेक्राइड का मतलब शुगर यूनिट, जिसमें बहुत ज़्यादा शुगर यूनिट होंगे, ऐसा कार्बोहाइड्रेट जो ज़्यादा नंबर ऑफ शुगर यूनिट्स या ज़्यादा नंबर ऑफ जो है मोनोसेक्राइड से मिलकर बनता है, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम पॉलीसेक्राइड कहते हैं। उसको हम क्या कहते हैं, पॉलीसेक्राइड कहते हैं। पॉलीसेक्राइड बेसिकली जो है ना, ये मोर देन 10 से लेकर 1000 तक, मोर देन 10 से लेकर थाउजेंड्स तक जो है, या 1000 से भी ज़्यादा जो है सिंपल जो शुगर यूनिट है उनसे मिलकर बनता है, मोनोसेक्राइड से मिलकर बनता है। ये आपने याद रखना है, ये मोर देन 10 से ज़्यादा। अगर 10 से कम होंगे, 10 या 10 से कम होंगे तो उसको हम ओलिगोसेक्राइड कहते हैं। अगर 10 से ज़्यादा होंगे, 10 से ज़्यादा होंगे तो हम उसको पॉलीसेक्राइड कहेंगे। 10 से ज़्यादा, 10 से लेकर मतलब 11 से, 10 से ज़्यादा 11 से लेकर 1000 या इससे भी ज़्यादा तक जो है शुगर यूनिट पाए जा सकते हैं कार्बोहाइड्रेट में, किसमें, पॉलीसेक्राइड में। तो आपने याद रखना है, ठीक है। डेफिनेशन अगर देखें तो अगर डिफरेंट जब सेवरल मोनोसेक्राइड जब मिलते हैं, किसके जरिए मिलते हैं, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज के जरिए, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के जरिए एक दूसरे से लिंक्ड होते हैं। काफ़ी सारे मोनोसेक्राइड जो हैं जब एक दूसरे से लिंक्ड होते हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स के ज़रिए, काफ़ी सारे का मतलब मैंने आपको बता दिया, मोर देन 10 से ज़्यादा 1000 तक या 1000 से भी ज़्यादा हो सकते हैं। तो क्या बनता है, पॉलीसेक्राइड्स बनते हैं। क्या बनते हैं जी, पॉलीसेक्राइड बनते हैं, ठीक है, पॉलीसेक्राइड्स बनते हैं। अब पॉलीसेक्राइड जो है उनका रोल क्या है, कहाँ कहाँ पे वो यूज़ होते हैं, तो पॉलीसेक्राइड आपने याद रखना है, पॉलीसेक्राइड जो है स्ट्रक्चरली कंपोनेंट हैं। जैसे कि हमारे पास एक पॉलीसेक्राइड आ जाता है सेलुलोज। जो सेलुलोज है ये कहाँ पे पाया जाता है, स्ट्रक्चरल कंपोनेंट के तौर पर पाया जाता है सेल वॉल में। कहाँ पे पाया जाता है, सेल वॉल में। प्लांट्स की सेल वॉल जो है वो सेलुलोज से मिलकर बनती है। डैट मीन के ये स्ट्रक्चरल कंपोनेंट के तौर पर रोल प्ले कर रहा है, ठीक है। दूसरे नंबर पे फूड के तौर पर, जैसे कि स्टार्च आ जाती है। स्टार्च जो है ये फूड के तौर पर पाई जाती है। ये किस में पाई जाती है, स्टार्च जो है ये फ्रूट्स के तौर पर पाई जाती है। ग्रेन्स के अंदर जो गंदम के दाने हम जिससे आटा बनाते हैं उसमें बेसिकली क्या होता है, स्टार्च होता है। ये फूड के तौर पर इस्तेमाल होती है। इसके अलावा जो है एनर्जी स्टोर करती है। एनर्जी स्टोर करने के लिए भी पॉलीसेक्राइड को जो है वो यूज़ किया जाता है, या इसका ये भी फंक्शन आ जाता है। जैसे कि हमारे पास एक ग्लाइकोजन है, जब हम रोटी खाते हैं, फूड इनटेक करते हैं, तो क्या होता है, ग्लूकोज की कंसंट्रेशन हमारे ब्लड स्ट्रीम के अंदर ज़्यादा हो जाती है, नॉर्मल से ज़्यादा हो जाती है। ब्लड स्ट्रीम क्या करता है, ब्लड का फंक्शन क्या है, उसको सारी को ट्रांसपोर्ट करना है। ट्रांसपोर्ट करने के बाद, यूज़ होने के बाद अगर फिर भी एक्स्ट्रा अमाउंट ग्लूकोज की बच गई है, नॉर्मल से एक्स्ट्रा बच गई है, तो उस एक्स्ट्रा ग्लूकोज को कन्वर्ट किया जाता है ग्लाइकोजन में, ताकि उसको स्टोर कर लिया जाए, ठीक है। तो एनर्जी स्टोर के तौर पर भी क्या करते हैं, इसको यूज़ किया जाता है, जैसे कि ग्लाइकोजन आ जाता है, ठीक है। अब पॉलीसेक्राइड जो है इसकी क्लासिफिकेशन की जाती है डिफरेंट जो है कार्बोहाइड्रेट्स में, जैसे कि स्टार्च आ गया, ग्लाइकोजन आ गया, सेलुलोज आ गया, काइटन आ गया, एगर आ गया, पेक्टिन आ गया, डेक्स्ट्रीन आ गया। ये सारे क्या हैं, ये कंपाउंड्स हैं, कौन से, पॉलीसेक्राइड्स हैं। क्या है जी, पॉलीसेक्राइड्स हैं। हम इनको क्लासीफाई करते हैं, किस बेस पे हम इसकी क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, स्ट्रक्चरल कॉम्प्लेक्सिटी की बेस पे, के स्ट्रक्चर जो है, स्ट्रक्चरल कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है उसकी बेस पे, मोस्टली जो है वो स्ट्रक्चरल कॉम्प्लेक्सिटी की बेस पे हम इसको क्लासीफाई करते हैं, ठीक है। अब हमारे पास इतने सारे पॉलीसेक्राइड हैं, हमें पॉलीसेक्राइड को अगर टेस्ट करना पड़ जाए, अगर हमारे पास सपोज के एक पॉलीसेक्राइड आ जाता है, उसको हमने टेस्ट करना है, तो उसको पता लगाना है कि ये कौन सा पॉलीसेक्राइड, हमें नहीं पता वो कौन सा है। उसको टेस्ट करने के लिए एक टेस्ट होता है, स्पेसिफिक रखा गया है, दैट इज द आयोडीन टेस्ट। कौन सा टेस्ट है, आयोडीन टेस्ट। आयोडीन टेस्ट को डिटेक्ट करने के लिए कि कौन सा पॉलीसेक्राइड जो है
पॉलीसेकेराइड की डिटेक्शन के लिए, उसकी टाइप की डिटेक्शन के लिए जो है हम एक टेस्ट यूज़ करते हैं जो कि आयोडीन टेस्ट है। पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था बेनेडिक्ट टेस्ट। बेनेडिक्ट टेस्ट जो है बेसिकली वो सिर्फ जो है रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग शुगर का कॉन्सेप्ट या उसको चेक करने के लिए किया जाता है। आयोडीन टेस्ट जो है इसकी टाइप्स को देखने के लिए, ये कौन सी टाइप है, स्टार्च है, ग्लाइकोजन है, सेलुलोज है, जहाँ जो भी है उसको टेस्ट करने के लिए हम ये टेस्ट यूज़ करते हैं। तो ये आपने कॉन्सेप्ट याद रखना है। अब अगर क्लासिफिकेशन देखी जाए पॉलीसेकेराइड की, तो मैंने पहले बताया पॉलीसेकेराइड को क्लासीफाई किया जाता है किस बेस पे, स्ट्रक्चरल कॉम्प्लेक्सिटी की बेस पे। स्ट्रक्चरल कॉम्प्लेक्सिटी की बेस पे हम इसको क्लासीफाई करते हैं। यहाँ पे हमारे पास इसकी 4 क्लासेज जो हैं हमारे सिलेबस के मुताबिक वो इम्पोर्टेंट है, उसको हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमारे पास आ जाती है स्टार्च। स्टार्च बेसिकली क्या है, स्टार्च किस में पाई जाती है? स्टार्च एक पॉलीसेकेराइड है जो किस में पाया जाता है, ग्रीन प्लांट्स के अंदर। ग्रीन प्लांट्स के अंदर जितने भी प्लांट्स हैं हमारे पास उनके अंदर क्या पाया जाएगा, स्टार्च पाया जाएगा। ये उनका मेन या चीफ स्टोरेज जो है ये उसके अंदर पाया जाता है, चीफ स्टोरेज के तौर पे, ठीक है। उसके अलावा ग्रीन एल्गी जो है वो भी फोटोसिंथेसिस करते हैं तो उसके अंदर भी स्टार्च पाया जाएगा, ठीक है। अगर इनकी लोकेशन देखी जाए तो फ्रूट्स में पाया जाता है, ग्रेन्स में पाया जाता है, सीड्स में पाया जाता है, ट्यूबर्स में पाया जाता है। ये प्लांट्स के वो हिस्से हैं जिनमें स्टार्च पाया जाता है, फ्रूट्स के अंदर, ग्रेन्स के अंदर, सीड्स के अंदर और ट्यूबर्स के अंदर। ये वो पार्ट्स हैं जिनके अंदर स्टार्च पाया जाता है। अगर फंक्शन देखा जाए स्टार्च का कि स्टार्च का फंक्शन क्या है, तो स्टार्च का बेटा फंक्शन क्या है कि ये मेन सोर्स है। हम जो एनिमल जो हैं या हम इंसान जो हैं, हम स्टार्च जो है वो कहाँ से हासिल करते हैं, वो स्टार्च जो है या हम कार्बोहाइड्रेट्स कहाँ से हासिल करते हैं, तो उसका सबसे बड़ा सोर्स क्या है हमारे पास, स्टार्च। हम रोटी खाते हैं, सब खाते हैं, ठीक है, दिन में 3 दफ़ा खाते हैं, ठीक है। तो वो हमारे पास एक्चुअली में क्या है, हम रोटी खा रहे हैं तो रोटी क्या है, सोर्स है कार्बोहाइड्रेट। हमारी बॉडी को कार्बोहाइड्रेट्स की ज़रूरत होती है, ग्लूकोज की ज़रूरत होती है। तो वो ग्लूकोज हासिल करने के लिए हम क्या करते हैं, स्टार्च को इनटेक करते हैं। तो स्टार्च बेसिकली क्या है, ये मेन सोर्स है किसका, कार्बोहाइड्रेट्स का। एनिमल्स के लिए कार्बोहाइड्रेट्स का मेन सोर्स क्या है, स्टार्च है, याद रखना है। अगर इसकी देखा जाए जब हम स्टार्च को हाइड्रोलाइज करते हैं तो इसमें से कौन से मॉलिक्यूल जो हैं वो निकलते, कौन से मोनोसेक्राइड जो हैं वो निकलते हैं। तो याद रखना है जब हम इसकी हाइड्रोलिसिस करते हैं तो कौन से मोनोसेक्राइड्स या कौन से मॉलिक्यूल्स निकलते हैं, अल्फा ग्लूकोज के मॉलिक्यूल जो हैं इसकी हाइड्रोलिसिस से, हमें कंप्लीट हाइड्रोलिसिस से अल्फा ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स निकलते हैं। तो डैट मीन के स्टार्च जो है ये किस चीज़ से, किस चीज़ का पॉलीमर है, ये अल्फा ग्लूकोज जो है मोनोमर उसका एक पॉलीमर है। बहुत सारे मॉलिक्यूल्स अल्फा ग्लूकोज के जब मिलते हैं तो क्या बनता है, स्टार्च बनता है। तो स्टार्च बेसिकली किससे मिलकर बनता है, अल्फा ग्लूकोज मॉलिक्यूल से, ठीक है। अगर सॉल्युबिलिटी देखी जाए, अब हमें पता है स्टार्च जो है उसकी 2 टाइप्स होती हैं। उसकी स्टार्च जो है 2 टाइप्स का होता है बेसिकली, एक अमाइलोज होता है और दूसरा अमाइलोपेक्टिन होता है। एक अमाइलोज होता है और दूसरा अमाइलोपेक्टिन होता है, ठीक है। याद रखना है आपने, अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन ये 2 टाइप्स हैं। अगर देखा जाए टोटल हमारे पास अगर 100% स्टार्च है तो उसमें से 15 से, याद रखना है 15 से 20% स्टार्च जो होगा वो अमाइलोज है और जो अमाइलोपेक्टिन है ये 80 से 85 जो है % जो है वो कौन सा पाया जाता है, स्टार्च, अमाइलोपेक्टिन पाया जाता है। और याद रखना है अमाइलोज जो है ये वाटर के अंदर सॉल्युबल होता है। कौन से वाटर के अंदर, हॉट वाटर के अंदर। कौन से वाटर के अंदर, हॉट वाटर के अंदर ये क्या होता है, सॉल्युबल होता है। जबकि अमाइलोपेक्टिन जो है ये इनसॉल्युबल होता है, हॉट में भी और कोल्ड दोनों वाटर में जो है ये इनसॉल्युबल होता है। ये इसकी प्रॉपर्टी याद रखनी है। आगे हम अगर इसका स्ट्रक्चर देखें स्टार्च की दोनों टाइप्स का, अमाइलोज का और अमाइलोपेक्टिन का, तो याद रखना है अमाइलोज क्या है, अनब्रांच होता है, ये स्ट्रेट चेन होता है, मतलब कि बिल्कुल इस तरह जो है ड्रा करके दिखा देता हूँ। अगर फॉर एग्जांपल दिस इज अ 1 मॉलिक्यूल ग्लूकोज, ठीक है, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, इस तरह सो ऑन आगे चलते जाएगा तो ये एक स्ट्रेट चेन बन गई है। इसको हम अनब्रांच कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, अनब्रांच कहते हैं। ब्रांच क्या होता है, सपोज करें कि ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल है, ये दूसरा ग्लूकोज मॉलिक्यूल है, ये तीसरा ग्लूकोज मॉलिक्यूल है, इस तरह काफ़ी सारे मॉलिक्यूल्स जुड़े हुए हैं। यहाँ पे एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल इधर को जुड़ा हुआ है, ठीक है,
यहाँ पे नहीं ड्रा करते, दरमियान में कर लेते हैं। यहाँ पे ये ग्लूकोज मालिक्यूल यहाँ पे जुड़ा हुआ है, एक ग्लूकोज मालिक्यूल यहाँ पे जुड़ा हुआ है, एक लंबी लाइन इधर को चल रही है, उसमें से एक ब्रांच इधर को निकल आई है। आगे भी इसी तरह यहाँ पे एक लंबी लाइन चल रही है, उसमें से एक ब्रांच इधर को निकल आई है, तो इसको हम ब्रांच कहते हैं। ये ब्रांच स्ट्रक्चर होता है। जब कोई एक लाइन जो है, जैसे एक सीधी सड़क जा रही है, उसमें से एक सड़क इधर को मुड़ गई है और एक सीधी जा रही है अभी, तो वो उसकी क्या होगी, ब्रांच होगी। तो इस स्ट्रक्चर को हम ब्रांच कहते हैं और इसको हम अनब्रांच कहते हैं, ठीक है। तो याद रखना है, जो हमारे पास स्टार्च है उसके अंदर जो अमाइलोज है वो अनब्रांच होता है। अमाइलोज जो है वो क्या होता है, अनब्रांच, उसका स्ट्रक्चर अनब्रांच होता है, जबकि अमाइलोपेक्टिन का स्ट्रक्चर जो है ये ब्रांच होता है। ये याद रखना है आपने। आगे ग्लाइकोसिडिक अगर लिंकेज देखा जाए, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज अमाइलोज के अंदर 1,4 होता है, यानी कि ये अगर ग्लूकोज का मालिक्यूल है तो ये फर्स्ट वाला, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ये सिक्स्थ, ठीक है। ये हमारे पास ग्लूकोज मालिक्यूल है। ये दूसरा ग्लूकोज मालिक्यूल इधर ड्रा कर लेते हैं। ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और ये सिक्स्थ, ठीक है। यहाँ पे OH इसका और H इसका। अब ये दोनों, यहाँ पे कार्बन नंबर 1 है और यहाँ पे कार्बन नंबर 4 है। इन दोनों का आपस में जो है बॉन्ड बनेगा थ्रू द ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के जरिए बॉन्ड बन गया, तो ये ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बन गया। तो जो इसके अंदर बॉन्ड्स है, पूरी अगर स्ट्रेट चेन बना दी जाए तो इसके अंदर जो बॉन्डिंग है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्डिंग है, वो कौन सी है, 1,4। इसको हम क्या लिखते हैं, 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज या ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। अल्फा इस वजह से लिखा गया है क्योंकि इसके अंदर जो कार्बन नंबर 4 है, सॉरी, उसमें कार्बन नंबर 1 जो है उसका हाइड्रोक्सिल ग्रुप नीचे होता है। अगर नीचे होगा तो अल्फा होगा, अगर ऊपर होगा तो वो बीटा होगा, ठीक है। इसमें जो जितने भी ग्लूकोज मालिक्यूल पाए जाते हैं वो सारे के सारे अल्फा होते हैं। इस वजह से इसको हम अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज लिखते हैं। जबकि हमारे पास अगर अमाइलोपेक्टिन की बात की जाए तो उसमें ये वाला स्ट्रक्चर भी पाया जाएगा, लेकिन अब हमने क्या कहा है कि वो ब्रांच है। अगर वो ब्रांच है तो इस तरह एक स्ट्रेट चेन जाएगी। स्ट्रेट चेन में से क्या निकलना है, एक ब्रांच निकलनी है। तो ब्रांच कैसे निकलनी है वो मैं बता देता हूँ। ये अगर सपोज करेंगे हमारे पास इधर को निकालते हैं, ऊपर से रेस कर लेते हैं। ये हम इसको थोड़ा सा खोल के लिख देते हैं। C6 है, यहाँ पे OH, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, ठीक है। ये कार्बन नंबर 6 है। अब यहाँ पे एक ग्लूकोज मालिक्यूल और ड्रा कर लेते हैं। ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ। तो ये यहाँ पे इस ग्लूकोज मालिक्यूल का यहाँ पे कार्बन नंबर 1 का OH इस तरह होगा। ये यहाँ से रिमूव हो जाएगा, तो ये ऑक्सीजन के ज़रिए इन दोनों का आपस में बॉन्ड बन जाएगा। तो ये कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 6 से बन रहा है। ये एक स्ट्रेट चेन इस तरह सपोज करेंगे, ये स्ट्रेट चेन है इस तरह। यहाँ से एक ब्रांच निकल रही है, यहाँ से क्या निकल रही है, एक ब्रांच निकल रही है। तो ये ब्रांच की वजह से इसका जो लिंकेज है वो कौन सा बन जाएगा, 1,6 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। तो 1,6 अल्फा 1,6 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज भी इसमें होता है और अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज भी इसमें पाया जाता है। ये आपने याद रखना है, ठीक है। इसी तरह आगे भी जो है उसका भी डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, नेक्स्ट अगर इसका देखा जाए आयोडीन टेस्ट। आयोडीन टेस्ट के साथ जब इसका आयोडीन टेस्ट किया जाता है, अगर हमारे पास एक पॉलीसेकेराइड मौजूद है, हमें नहीं पता कि वो पॉलीसेकेराइड कौन सा है, स्टार्च है, ग्लाइकोजन है, सेलुलोज है, तो अगर हम उसको आयोडीन टेस्ट के मतलब उसके साथ आयोडीन टेस्ट करते हैं, तो अगर ब्लू कलर आता है तो कौन सा होगा, स्टार्च होगा। कौन सा पॉलीसेकेराइड होगा, स्टार्च पॉलीसेकेराइड होगा, ठीक है। तो ये हमारे पास कुछ फीचर्स थे किसके, स्टार्च के थे। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं ग्लाइकोजन की तरफ। ग्लाइकोजन जो है याद रखना है कौन से ऑर्गेनिजम्स के अंदर ग्लाइकोजन पाया जाता है, तो याद रखना है एनिमल्स के अंदर पाया जाता है,
फंजाई के अंदर पाया जाता है और प्रोकैरियोट्स के सेल्स के अंदर ग्लाइकोजन जो है ये पाया जाता है। अगर इसकी लोकेशन की बात की जाए कौन से सेल के अंदर पाया जाता है, तो याद रखना है, मैंने पहले भी बताया, जो ग्लूकोज की अमाउंट हमारी बॉडी के अंदर अगर बढ़ जाती है, ठीक है, तो उसको नॉर्मल पे लेके आने के लिए एक्स्ट्रा ग्लूकोज को उठा के क्या किया जाता है, ग्लाइकोजन में कन्वर्ट किया जाता है। ग्लाइकोजन को स्टोर किया जाता है लिवर और मसल सेल में। तो याद रखना है, लिवर ह्यूमंस या एनिमल्स के जो लिवर और मसल सेल्स होते हैं उनके अंदर क्या पाया जाता है, ग्लाइकोजन पाया जाता है, ठीक है। और इसका अगर फंक्शन देखा जाए तो पहले भी मैंने फंक्शन बताया कि ये स्टोरिंग मॉलिक्यूल के तौर पर ये यूज होता है, ठीक है। जैसे कि ग्लूकोज बेसिकली एनर्जी देता है, हमें सोर्स ऑफ एनर्जी है। एक्स्ट्रा ग्लूकोज बच गया तो उसको हमने स्टोर करना है, उसको स्टोर करने का मतलब है हमने एनर्जी को स्टोर करना है। तो ये एनर्जी स्टोरिंग मॉलिक्यूल के तौर पर भी काम कर रहा है। तो ये चीफ स्टोरेज फॉर्म है किसके अंदर, एनिमल्स के अंदर। याद रखना है आपने हाइड्रोलिसिस की, जब इनकी हाइड्रोलिसिस होती है तो याद रखना है अल्फा ग्लूकोज मॉलिक्यूल निकलते हैं, ये भी अल्फा ग्लूकोज मॉलिक्यूल की एक चेन से मिलकर बनता है, ठीक है। सॉल्युबिलिटी देखी जाए तो इनसॉल्युबल होता है वाटर के अंदर। ब्रांच या अनब्रांच स्ट्रक्चर देखा जाए तो याद रखना है ग्लाइकोजन जो है ये ब्रांच होता है। ब्रांच होने की वजह से इसके अंदर 1,4 लिंकेज भी पाया जाएगा, 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज भी पाया जाएगा और 1,6 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज भी पाया जाएगा। तो याद रखना है ग्लाइकोसिडिक लिंकेज कौन सा पाया जाता है, 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज और 1,6 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज और अल्फा याद रखना है, क्योंकि इसमें अल्फा ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स मौजूद होते हैं, ठीक है। इनसॉल्युबल होता है, ठीक है। उसके अलावा जो है, या एक और बात कि ग्लाइकोजन जो है इसके अंदर जो ब्रांचिंग होती है वो स्टार्च में, जो हमारे पास स्टार्च के अंदर अमाइलोपेक्टिन के अंदर ब्रांचिंग थी उसकी निस्बत ज़्यादा होती है, ठीक है। तो ये मोर ब्रांच लिखा जाता है, ठीक है। और आयोडीन के साथ अगर टेस्ट इसका देखा जाए तो आयोडीन के साथ ये कौन सा कलर देता है, रेड कलर देता है। कौन सा कलर देता है, रेड कलर देता है। अगर सेलुलोज की बात की जाए, सेलुलोज जो है ये प्लांट्स के अंदर पाया जाता है, ग्रीन एल्गी के अंदर पाया जाता है। और एक इसकी एग्जांपल लेते हैं तो कॉटन जो है, बेसिकली कॉटन जो है ये प्योर फॉर्म है किसकी, सेलुलोज की। कॉटन जो है ये प्योर फॉर्म है किसकी, सेलुलोज की। और अगर सेलुलोज की लोकेशन देखी जाए तो ये मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है किसका, सेल वॉल का। जो हमारे पास प्लांट्स की सेल वॉल है, मैंने पहले भी बताया प्लांट्स की सेल वॉल जो है, या जो हमारे पास ग्रीन एल्गी है इनकी सेल वॉल जो होती है वो किससे मिलकर बनती है, सेलुलोज से मिलकर बनती है। किससे मिलकर बनती है, सेलुलोज से मिलकर बनती है। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सेल वॉल, इट प्रोटेक्ट द सेल, ठीक है, प्रोटेक्ट करता है। तो इसका मेन फंक्शन क्या आ गया, प्रोटेक्शन का फंक्शन आ गया, ठीक है। अब हाइड्रोलिसिस पे ये कौन से मॉलिक्यूल देता है, बीटा ग्लूकोज के मॉलिक्यूल। स्टार्च और ग्लाइकोजन कौन से देता था, अल्फा ग्लूकोज और अल्फा ग्लूकोज। लेकिन सेलुलोज के अंदर कौन से ग्लूकोज मॉलिक्यूल होते हैं, बीटा ग्लूकोज। तो जब उसकी हाइड्रोलिसिस होगी तो कौन से मॉलिक्यूल्स निकलेंगे, बीटा ग्लूकोज के। इसके अलावा और कोई मोनोसेक्राइड नहीं निकलेगा इसमें, ठीक है। और ये हाईली इनसॉल्युबल होता है वाटर के अंदर, अनब्रांच्ड होता है, स्ट्रेट चेन होता है, ठीक है। अगर स्ट्रेट चेन है तो 1,4 लिंकेज होगा इसका, बीटा 1,4 लिंकेज, क्योंकि इसमें बीटा ग्लूकोज मौजूद होती है तो बीटा 1,4 लिंकेज मौजूद होता है इसके अंदर, ठीक है। इसके अलावा जो है ये आयोडीन टेस्ट के साथ कोई कलर नहीं देता, ठीक है। अगर कोई कलर नहीं है तो हमें पता चल जाता है कि सेलुलोज है, ठीक है। काइटन की बात की जाए, काइटन फंजाई के अंदर पाई जाती है, आर्थ्रोपोड्स के अंदर पाई जाती है। आपको क्वेश्चन आ सकता है आर्थ्रोपोड्स के अंदर कौन सा जो है वो पॉलीसेक्राइड पाया जाता है, तो याद रखना है काइटन पाया जाता है। सेल वॉल के अंदर मौजूद होता है किसकी, फंजाई की सेल वॉल जो है काइटन से मिलकर बनती है। जो एक्सोस्केलेटन है आर्थ्रोपोड्स का, जो एक्सोस्केलेटन आर्थ्रोपोड्स के अंदर जो एक्सोस्केलेटन मौजूद होता है उसके अंदर क्या पाया जाता है, काइटन पाया जाता है, ठीक है। फंक्शन क्या है, प्रोटेक्शन का फंक्शन है। जैसे सेल वॉल जो है प्रोटेक्ट करती है, आर्थ्रोपोड के अंदर एक्सोस्केलेटन जो है उसकी प्रोटेक्शन करता है, तो इसका फंक्शन क्या हो गया, प्रोटेक्शन करता है। यहां पे एक डिफरेंस याद रखना है कि हाइड्रोलिसिस पे स्टार्च के अंदर अल्फा ग्लूकोज, ग्लाइकोजन के अंदर भी अल्फा ग्लूकोज और सेलुलोज के अंदर बीटा ग्लूकोज आ रहे थे। लेकिन काइटन की जब हाइड्रोलिसिस होती है तो उसमें एक ग्लूकोज का डेरिवेटिव आता है, ग्लूकोज का डेरिवेटिव है जिसमें ग्लूकोज के साथ अमाइनो ग्रुप लगा दिया जाता है, तो वो क्या बन जाता है, एन एसिटाइल बीटा ग्लूकोज अमाइन, ठीक है, बीटा ग्लूकोज अमाइन बन जाता है। तो इसके सब यूनिट या मोनोमर कौन सा पाया जाता है, याद रखना है एन एसिटाइल बीटा ग्लूकोज अमाइन। इसमें एन एसिटाइल बीटा ग्लूकोज अमाइन पाया जाता है। काइटन की सॉल्युबिलिटी की बात की जाए तो ये इनसॉल्युबल होता है दोनों वाटर में, कोल्ड और जो हॉट वाटर है दोनों में।
ब्रांच और अनब्रांच की बात की जाए तो इसका स्ट्रक्चर अनब्रांच होता है। अनब्रांच होने की वजह से कौन सा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज पाया जाएगा, बीटा 1,4। बीटा क्यों, क्योंकि इसके अंदर जो ग्लूकोज होता है वो बीटा वाला होता है, ठीक है, बीटा फॉर्म वाला होता है। और याद रखना है काइटन जो है ये आयोडीन के साथ ब्लू कलर देती है, ठीक है। क्लियर हो गया सबको।